ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार होता है किडनी में। ठीक है, तो शॉर्ट में तो फिर भी आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार यूरिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी बोमन्स कैप्सूल का हम एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बड़ा, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लड सप्लाई जो रीनल आर्टरी होती है वो यहाँ से निकलती है, वो आके और सप्लाई करती है इसे। ठीक है, और ये जो आर्टेरियोल्स होती हैं, आर्टरी की भी स्मॉल ब्रांचेस बन जाती हैं, वो यहाँ पर जो है इस प्रकार से कॉइल्ड हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, और बाहर फिर निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आर्टरी सप्लाई करती है इसको, उसे इनकमिंग आर्टियोल्स भी कह सकते हैं क्योंकि आ रही है, और जो जा रही है इसमें से निकल के उसे आउटगोइंग आर्टेरियोल्स कह सकते हैं। ठीक है, ये बोमन्स कैप्सूल है। बोमन्स कैप्सूल का जो कप होता है, ठीक है, उसमें इस प्रकार से ये आर्टरीज जो है कॉइल्ड होकर रहती हैं और फिर वापस निकल जाती हैं। इस आर्टरीज की ब्रांचेस या कैपिलरीज कह दें इसे, कैपिलरीज बन जाती है, बहुत टाइनी वेसल्स, और फिर इनकी जो ब्रांचेस ये जो होती हैं कैपिलरीज, ठीक है, इसकी हमें पता है कि बहुत थिन और इसकी जो वॉल है बहुत परमिएबल होती है। ठीक है, दूसरा जो बोमन्स कैप्सूल होता है उसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सीव लाइक मेम्ब्रेन होती है, जिसमें कि क्या होता है, एक्सेस वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गए। ठीक है, उसके अलावा पिगमेंट्स, ठीक है, और दूसरे जितने भी वेस्ट हैं वो इसमें से फिल्टर होके और आ जाते हैं। ठीक है, इस फिल्टर को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को जिसके कि थ्रू, ठीक है, ग्लोमेरुलस में से फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, कैपिलरी की वॉल से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर होके और फिर ग्लोमेरुलर की जो मेम्ब्रेन है उसमें से फिल्टर होके और ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, ये जो ट्यूब हमने बनाई है, इन ट्यूब्स में आ जाएगा फिल्ट्रेट, और इसको जो है इस सॉल्यूशन को कहेंगे हम फिल्ट्रेट। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सबसे पहले जो आर्टेरियोल्स हैं, इनकमिंग आर्टेरियोल्स, उसकी कॉइल्ड ब्रांचेस, कॉइल्ड कैपिलरीज जो हैं बोमन्स कैप्सूल में रहती हैं, और जो रिटर्निंग आर्टेरियोल्स होती है उसे आउटगोइंग कहते हैं। इसमें से क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की, जिसके की द्वारा क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल में से जो है फिल्ट्रेशन हो जाता है और उस फ्लूइड को फिल्टरेट कहा जाता है। ठीक है, दूसरी प्रोसेस होती है रीएब्जॉर्प्शन की। अब ये रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेट है वो कहां से होके गुजर रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से, लूप ऑफ हैनले में से और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में से। इसमें जो प्रोसेस होती है वो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की होती है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या लूप ऑफ हैनले, इनमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि हमें जरूरी है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये क्या हो सकते हैं, जैसे कि वाटर,
ठीक है। अभी जो फिल्ट्रेट होता है इसमें तो काफी सारा वाटर फिल्टर होके आता है, लेकिन सभी को हम बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि हमने बहुत ज्यादा वाटर यूरिन में लॉस होगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसलिए वाटर को रीएब्जॉर्ब करना जरूरी है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब क्यों कहा गया है कि एक बार फिल्टर हो गया लेकिन हमें उसकी फिर से जरूरत है तो हम उसे रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वाटर, ठीक है, साथ ही ग्लूकोज भी हमें जरूरी है, तो जो फिल्टर हो गया है उसमें से ग्लूकोज हम रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। अमीनो एसिड्स, ठीक है, सॉल्ट्स, आयंस जो कि हमें जरूरी है, इन्हें हम रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है डिफरेंट रीजन ऑफ नेफ्रॉन डिफरेंट सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब करता है और इस रीअब्सॉर्प्शन को कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है उसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वही जो है फिल्टर हो पाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे कि प्रोटीन के, वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे। यदि किडनी में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज है, ठीक है, या इन्फेक्शन है, इन दैट केस ओनली जो प्रोटीन है वो यूरिन में अपीयर होता है और वो जो है एल्बुमिनेरिया कहलाता है और वो एक हमारे लिए डेंजरस जो है सिचुएशन है क्योंकि प्रोटीन लॉस होने लगेगा यूरिन से। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो ग्लोमेरुलस होता है वो प्रोटीन को फिल्टर नहीं होने देता, साथ ही जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं अदर सब्सटेंसेस के, उन्हें भी वो फिल्टर नहीं होने देता। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद हमने देखा रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन हो गया है, उसके बाद ठीक है रीअब्सॉर्प्शन, यहां पे हम देखें कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ओके, ठीक है, यहां पर एक और बात कि ये जो हमने देखी थी इससे वेन्स कैसे बनेंगी। ठीक है, तो पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज होती हैं इससे, यहां पे स्मॉल वेसल्स होती हैं और टिब्यूल्स के आसपास जो हैं जो आर्टेरियल ब्रांचेस होती हैं उनसे क्या बन जाती हैं, पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज बनती हैं और फिर रीनल वेन बन जाती है। तो ये जो ब्रांच है वो किसकी है, रीनल आर्टरी की। ठीक है, रीनल आर्टरी ने यहां पर आर्टेरियोल्स बनाए इनकमिंग और फिर आउटगोइंग आर्टेरियोल्स। आउटगोइंग आर्टेरियोल्स के बाद ये जो थी ये पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज थी। पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज क्यों कहा गया है इनको, ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, इनके आसपास काफी सारी कैपिलरीज होती हैं जो कि इनके आसपास रहती है और जो रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो इन कैपिलरीज के थ्रू ही होती है। ठीक है, इन कैपिलरीज के बाद जो है कैपिलरी हमने पढ़ा है कि जो वेन्स और आर्टरीज हैं उनके बीच में कैपिलरीज होती हैं, तो ये कैपिलरीज होती हैं, इसका अदर एंड जो कि रिटर्न ले जाता है ब्लड को, ये बन जाता है रीनल वेन। तो इस प्रकार की जो ब्लड सप्लाई है वो नेफ्रॉन में रहती है। ठीक है, तो पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज के द्वारा जो है रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज में रीअब्सॉर्प्शन होके सभी मटेरियल चला जाता है। ठीक है, ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन हो रहा ट्यूब्यूल्स के द्वारा है, लेकिन जो रीअब्सॉर्ब मटेरियल है उसे कहीं जाना जरूरी है, तो वो किस में आ जाता है, पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज में। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां पे इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो गया है। जितना हमें जिन चीजों की जरूरत थी इन सभी को हमने क्या कर लिया है, रीअब्सॉर्ब कर लिया है। अब जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है विथ द वेस्ट मटेरियल वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। ठीक है, और
कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में वो आ जाता है। इन्हें कलेक्टिंग डक्ट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, इन ट्यूब्यूल्स को कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयन और डिफरेंट अदर मटेरियल जिनकी की हमें जरूरत है वो एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। और चूंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गया है तो जो सॉल्यूशन है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को यूरिन कहा जाता है और इस प्रकार जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर यूरिन फॉर्मेशन जो है वो यूरेटर से और यूरेटर से ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें समझ में आया कि नेफ्रॉन जो है वो फंक्शन कैसे करते हैं, फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा वो कैसे यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा यूरिन फॉर्मेशन इन किडनीज, ठीक। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर एंड ब्लैडर। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी का फंक्शन, किस तरह किडनी फंक्शन करती है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो है यूरेटर, ठीक है। तो यूरेटर जो है वो किस प्रकार का ऑर्गन होता है और क्या फंक्शन होते हैं। तो यूरेटर जो होता है मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसकी कि 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये ट्यूब, ठीक है, और मस्क्यूलर होती है और इसका काम होता है टू कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों जो ट्यूब्स होती हैं और दोनों ही यूरेटर बोथ साइड ऑफ किडनी से जो है किसमें ओपन अप होते हैं, ब्लैडर में, ठीक है। और ब्लैडर के बैक साइड से जो है ये ओपनिंग इनकी होती है और इस प्रकार ये यहाँ पर ओपन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यूरेटर जो है वो यूरिन को ब्लैडर में लाके जो है कैरी करते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट है वो है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर किस प्रकार का ऑर्गन होता है। तो लोअर एब्डोमेन में जो है ये मस्क्यूलर हॉलो ऑर्गन होता है, ठीक है, और कोनिकल ऑर्गन होता है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का शेप है इसका, ठीक है। तो ये जो ब्लैडर होता है मस्क्यूलर हॉलो ऑर्गन होता है और इसका काम है स्टोर करके रखना यूरिन को। तो इट स्टोर्स द यूरिन, ठीक है, और ये जो है रिलैक्स रहता है हमेशा, ठीक है। जब इसे जो यूरिन जो है ये रिसीव करता है कहाँ से, फ्रॉम किडनी या यूरेटर से, जब ये यूरिन जो है रिसीव करता है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो है रिलैक्स रहता है हमेशा जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है वो। और जब ये हाफ फुल हो जाता है तो इसमें जो है कुछ नर्व्स की सप्लाई होती है और ये नर्व्स जो है जब ये हाफ फुल होता है तो ये सिग्नल ब्रेन को पहुंचा देती हैं और उसके वजह से जो है ब्रेन अर्जिंग फॉर यूरिनेशन जो है ये जो सेंस है ये इस वजह से प्रोड्यूस होता है। एंड व्हेन द पर्सन गोज टू वॉइड द यूरिन, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, ब्लैडर में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर ऑकर, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो यूरिन है वो इजीली वॉइड कर पाते हैं, ठीक है, रिलीज कर पाते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, जब तक कि यूरिन को वॉइड ना किया जाए, रिलीज ना किया जाए, तब तक ये स्टोर करके रखे यूरिन को। साथ ही जो यूरेटर जो है यूरिन लेकर आ रहा है उसे रिसीव करने का काम ब्लैडर का है और स्टोर करने का है, ठीक है। एंड देन व्हेन इट गेट हाफ फुल देन इट सेंड्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन एंड ब्रेन causes the urging of urination and contraction of bladder so that voiding of urine can occur, ठीक है। and okay then
we will see the next structure, and that is urethra. So urethra is the opening of bladder through which urine can be void, but urine cannot be void every time. Okay, when the urging occur and the contraction of bladder occur, then only urine can be void. And also this urethra is closed, okay, unless and until some person is going to void the urine, the urethra is being closed, and it is being closed through two muscular structure which is called sphincters. And these sphincters are circular muscles, sphincters. These are the circular muscular structure which keep the urethra closed unless there is any voiding of urination. At the time of voiding of urination, or this sphincter get open and the person can easily void the urine. These sphincters are two. One is internal sphincter, another is external sphincters. Okay. If there is any problem regarding these sphincter, there can be involuntary urination, urination without the will. So it can be, it is an abnormal condition, and it can occur if there is any problem regarding sphincter of urethra. Okay, so urethra is the opening through which urine can be void. And the length of urethra in female is 1 to 2 inches, and in males it is around 7 to 8 inches long. Okay? So the length of urethra is different in male and females. So urethra is the opening through which urine can be void. It is kept closed by the sphincters, and which doesn't allow the passage of urine, okay, without the will of person. Okay, so in this way we have seen all the organs: kidney, ureter, urinary bladder and urethra, and which are helpful in elimination of excretory material from the body. So in this way we have seen how a kidney filtrate the waste material, and how the urine is formed, and how a bladder store the urine, and how we can eliminate the urine from the body. So in this way, this is the excretory system. Okay, and one more thing, if any abnormality occur in kidney, okay, think of it, any abnormality or any infection or any failure of kidney occur, what will happen? So what kidney will do? It will not filtrate the waste material, or if any abnormality in the proximal or distal convoluted tubule occur or loop of Henle occur, then what will happen? जो भी फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस ने किया है उसमें क्या होता है, बहुत सारे वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं. यदि उनका रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो सभी जो है यूरिन के द्वारा लॉस हो जाएगा. तो यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट होगा, यूरिन में बहुत ज्यादा ग्लूकोज कंटेंट होगा. सो यदि किडनी में एब्नॉर्मलिटी आ जाए तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो सकता है, और जो हमें ऑस्मो रेगुलेशन करना है, एक होम्योस्टेसिस बॉडी में मेंटेन करना है, एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट जो है हमें बनाना है, वो नहीं हो पाएगा. दूसरा, यदि किडनी में फेलियर हो जाए तो किडनी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन नहीं करेगी, किडनी में से फिल्ट्रेशन यदि बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में है वो बॉडी में ही रहेगा. ठीक है, हम उसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, और इस स्थिति को किडनी फेलियर कहा जाता है. ऐसे पर्सन जिनको किडनी फेलियर हो चुका है, जिनकी किडनीज खराब हो गई हैं, उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है. ठीक है, और
इस डायलिसिस में आर्टिफिशियली क्या करते हैं कि जो ब्लड है उसे फिल्टर कर देते हैं और ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाला जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से। तो किस तरीके से आर्टिफिशियल डायलिसिस होती है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है डायलिसिस की जाती है, और नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियली किस प्रकार जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं। तो आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस, हीमो मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब फिल्ट्रेशन। तो किस प्रकार हीमोडायलिसिस उन लोगों में जिनमें कि किडनी फेलियर हो चुका है, किडनी जो है अब फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर सकती, उनमें किस प्रकार आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि फिल्ट्रेशन नहीं हुआ तो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में इकट्ठे होने लगेंगे और हार्म करने लगेंगे, इसलिए उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा क्या प्रोसेस होती है इसमें कि जो भी पर्सन जिसकी डायलिसिस करना है उसके जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, उसको क्या किया जाता है कि उसको सर्जिकली डायलेट करते हैं। ठीक है, और उसमें एक जो है यूरेटर को लगाया जाता है। ठीक है, कैथेटर को लगाया जाता है। तो एक सिंपल सा एक डायग्राम बना के देखते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार हैंड है, ये वेसल है जिसे कि सर्जिकली बड़ा बना दिया गया है। ठीक है, उसमें एक कैथेटर को लगाते हैं। कैथेटर एक ट्यूब होती है प्लास्टिक की, ठीक है, लैटेक्स की ट्यूब होती है, सॉरी नॉट प्लास्टिक, लैटेक्स मतलब रबर की ट्यूब होती है। और इस कैथेटर को जो है एक वेसल में इसे लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर इसमें ब्लड फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर लगाया जाता है इसी से, जो कि क्या कर सकता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है कि उसका ब्लड का प्रेशर कितना है। फिर उसमें क्या करते हैं, एक हेपारिन इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, हेपारिन ठीक है, ओके, हेपारिन इंजेक्शन के पहले ब्लड को पंप करना जरूरी है। तो एक पंपिंग सिस्टम से गुजारते हैं ब्लड को, सो दैट, क्योंकि यहाँ पर इतना फ्लो नहीं आएगा इसलिए एक पंप लगाना भी जरूरी है। ठीक है, तो ब्लड पंपिंग, ठीक है, ब्लड पंप होके आगे बढ़ रहा है कैथेटर में ही, और यहाँ पर ब्लड में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे कि हेपारिन इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, हेपारिन का क्या काम होता है, देखिए हमारा ब्लड की क्या खास बात है, यदि इंजरी हुई या ब्लड बाहर के एनवायरनमेंट के उसमें आया कांटेक्ट में, तो ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड का खून का थक्का जमने लगता है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ये ना हो, इसके लिए हेपारिन एक एंटीकोएगुलेंट जो है सब्सटेंस होता है और क्लॉटिंग को नहीं होने देता। तो इस प्रकार हेपारिन इंजेक्शन देने से ब्लड जो कि हम आर्टिफिशियली बाहर कर रहे हैं उसमें क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, हेपारिन इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सिस्टम होता है जिसमें कि डायलाइजर प्रेशर मॉनिटर। अब डायलाइजर में जाएगा ब्लड, तो उससे पहले प्रेशर क्या है ब्लड का वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक डायलाइजर में ब्लड जाता है। अभी डायलाइजर क्या होता है, डायलाइजर एक ट्यूब होती है। ठीक है, ट्यूब्स होती है इसमें, जिसमें कि होके क्या गुजरता है, ब्लड गुजरता है, और इस ट्यूब के आसपास जो है फ्लूइडी मटेरियल होता है, और इस फ्लूइड में जो है सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, और सॉल्ट्स होने के साथ साथ ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से गुजर रहा है
ब्लड और इसके आसपास, ठीक है, ब्लड, ठीक है, इसमें ये जो ट्यूब है इसकी जो वॉल होती है वो काफी परमिएबल होती है और इट वर्क एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पर फ्लूइड होता है और ये जो फ्लूइड है इट कंटेन्स वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट। इसका सीधा सा पर्पस ये होता है कि जब इस परमिएबल ट्यूब से ब्लड गुजरता है तो ब्लड में जो चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन में है जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, या दूसरी भी चीजें जो कि यूरिन में जो है पास आउट हो जाती है जैसे कि बाइल सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो कि ब्लड में हायर कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं वो ब्लड से इस फ्लूइड में चले जाते हैं, ठीक है, और इस प्रकार जो इसमें है मटेरियल वो ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा, वही निकलेगा जिसका कि कंसंट्रेशन इस फ्लूइड में कम है। सीधा सा डिफ्यूजन का जो फिजिकल मेथड है उसी के द्वारा जो है फिल्ट्रेशन हो जाएगा और इसके बाद फिर से इस ब्लड को मॉनिटर करेंगे प्रेशर, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर यहां पे, ठीक है, ठीक है, साथ ही एक सिस्टम जो कि एयर टैप डिटेक्टर, ठीक है, इसको कहते हैं एयर टैप डिटेक्टर, ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान ब्लड में कोई एयर तो नहीं चली गई है क्योंकि यदि एयर भी यदि ब्लड में चली जाएगी तो भी वो ब्लड क्लॉटिंग करा सकती है इंटरनली, और आप सोचिए यदि इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो वो कितनी हार्मफुल है। देखिए फॉर एग्जांपल यदि ब्लड क्लॉटिंग, एक क्लॉट बहुत छोटा सा भी क्लॉट यदि है, मान लीजिए कि वो किसी ऑर्गन में आर्टरी में ब्लॉक कर दे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की वो ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, है ना, और ब्लड सप्लाई यदि ब्लॉक हो गई तो ना तो न्यूट्रिशन मिलना ना गैसेस मिलना और वो पर्टिकुलर पार्ट की टिश्यूज या सेल्स डेड हो जाएंगी। इसलिए एयर डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है कि उस ब्लड में एयर तो नहीं गई है, ठीक है, तो ये मॉनिटर जो रहता है इसको एयर ट्रैप डिटेक्टर कहते हैं, ठीक है, एयर ट्रैप डिटेक्टर जो कि एयर को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इस ब्लड को वापस जो है भेज दिया जाता है पर्सन के दूसरी वेसल्स के थ्रू, ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार जो है ये पूरी डायलिसिस की मेथड होती है एक कैथेटर के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर उसे यहाँ पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक आर्टरी को थोड़ा सा सर्जिकली डायलेट किया, उसमें कैथेटर डाला, कैथेटर में ब्लड आया, उसको ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया कि क्या ब्लड प्रेशर है अभी, फिर ब्लड को और पंप किया क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर कर लेंगे कितना प्रेशर है, उस हिसाब से ब्लड पंपिंग जो है उसे सेट किया जा सकता है। ब्लड पंप होने के बाद उसमें हिपैरिन इंजेक्शन दिया जा रहा है ब्लड में सो दैट क्लॉटिंग ना हो, क्लॉटिंग ना होने के बाद डायलाइजर में जाएगा, उससे पहले मॉनिटर करना जरूरी है प्रेशर, क्योंकि बहुत अधिक प्रेशर होगा, बहुत तेजी से ब्लड नहीं जाना चाहिए, नहीं बहुत स्लो जाना चाहिए, तो एक प्रेशर जो है उसका मेंटेन रखना जरूरी है डायलाइजर में। डायलाइजर में क्या हो रहा है, एक ट्यूब है जो कि जिसकी की वॉल जो है वो परमिएबल है और उसके आसपास जो फ्लूइड है उसका कुछ जो है कॉन्सेंट्रेशन है और उसके मुताबिक जो है ब्लड में जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा वो क्या होगा, डिफ्यूजन के द्वारा इस फ्लूइड में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो है उसके बाद ब्लड प्रेशर फिर से नापा जाएगा और एयर डिटेक्ट की जाएगी कि कोई एयर तो नहीं चली गई है और उसके बाद ये ब्लड फिर से जो जिसको डायलिसिस कराने आया है पर्सन उसे वापस भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो हीमोडायलिसिस है वो उन ह्यूमंस में की जाती है जिनमें की फेल हो गई है किडनी, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और एक्सक्रीशन किया जाता है, ठीक। तो अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट।
एक्सक्रीशन इन ह्यूमन हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो प्लांट में बहुत सिंपल प्रोसेसेस के थ्रू एक्सक्रीशन किया जाता है। तो लीव्स के थ्रू, एक तो वेस्ट मटेरियल उनका होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और डिफरेंट अदर मटेरियल भी उनके जो भी होते हैं वो लीव्स के द्वारा स्टोमेटा के थ्रू वाटर और गैसेस को रिलीज किया जाता है। हमें पता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर को रिलीज किया जाता है, जिसमें कि वाटर इवेपोरेट होके लीव्स के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है। साथ ही जो रेजिन्स और गम्स होते हैं जो कि हमें, ठीक है, हमें कुछ पेड़ों से प्राप्त होते हैं, कुछ ट्रीज से हमें रेजिन्स और गम्स मिलते हैं, वो भी एक प्रकार का वेस्ट होता है जो कि स्टेम्स के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ रूट्स जो रहती हैं, रूट्स भी इनमें हेल्प करती हैं कुछ वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने में। ठीक है, तो इस प्रकार प्लांट्स में लीव्स के द्वारा, स्टेम्स के द्वारा, रूट्स के द्वारा एक्सक्रीशन किया जाता है। डिफ्यूजन की सिंपल प्रोसेस के द्वारा ये होता है। साथ ही जो लीव्स फॉल होती हैं वो भी एक एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। जो लीव्स पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, उसे जो है बाहर कर दिया जाता है। साथ ही उस लीव्स में काफी सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जो उस लीव्स के साथ ही प्लांट से एक्सक्रीट या एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दीज आर द वेज ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक, तो इस प्रकार सभी लाइफ प्रोसेसेस हमने पढ़ी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या लाइफ प्रोसेस होती हैं जो कि उसके बॉडी को मेंटेन रखने में, दैट इज लाइव रखने में हेल्प करती हैं, और वो थी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इन दिस वे दीज आर द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जो कि हमने पढ़ी। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक में उसके सॉल्यूशन, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और इन दिस वे वी विल रिवाइज द होल चैप्टर।